Good morning to all of you. Now, in the last video, I told you regarding the Reynolds number. Okay, now I will teach the Reynolds number to you. देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में। तो देखिए वहाँ पे एक पॉइंट अभी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो यू हैव टू लिसन केयरफुली। दोज दे आर नॉट एबल टू लिसन, सो प्लीज लिसन केयरफुली। नाउ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, आई टोल्ड यू दैट आर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रेनॉल्ड्स नंबर। नो इट हैज सम वैल्यूज। नाउ I already told you that it has no unit and no dimensions. Its values are lies between that 1000 and 2000. So if R is less than 1000, slow flow from liquid, that is a streamline flow. जब कभी भी रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम होगी तो आपके पास जो फ्लो आएगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। ठीक है, अभी देखिए जब आपके पास R की वैल्यू 2000 से अब आ रही है, मतलब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ऊपर आ रही है, तो आपके पास जो फ्लो होगा वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज है वो 1000 से 2000 के बीच में लाई करती है, और स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए जो वैल्यू होती है वो आर की वैल्यू लेस देन 1000 होती है, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए आर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होती है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक अभी मैं आपको बताऊंगा, दैट टॉपिक इज फोर्स ऑफ कोहिजन। फोर्स ऑफ कोहिजन क्या होती है? देखिए फोर्स ऑफ कोहिजन की जब हम बात करते हैं तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है? फोर्स ऑफ कोहिजन। और सेम काइंड उसको क्या बोला जाता है? कोहिजन बोला जाता है। बड़ी सिंपल सी बात आ गई, जब आपके पास दो वाटर मॉलिक्यूल्स को आपने अटैच कर दिया तो आपके पास जो फ्लो होगा, मतलब जो फोर्स जनरेट होगी, उसको बोलेंगे फोर्स ऑफ कोहिजन। देखिए इसके एग्जांपल्स मैं बताता हूं। आपके पास आ गई 2 ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड, आपके पास कोई लिक्विड है, वाटर है, उसकी 2 ड्रॉप्स को आपने कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन करेंगे वो एक दूसरे के म्यूचुअली कांटेक्ट में आएंगे तो उनके बीच में जो फोर्स होगी उस फोर्स को बोलेंगे कोहेसिव फोर्स और फोर्स ऑफ कोहिजन। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आता है, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट 2 स्टिकी प्लेट्स ऑफ ग्लास बिटेड विद वाटर बिकॉज ए लार्ज फोर्स हैज टू बी अप्लाइड अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। घर में आप क्या काम करते हैं? 2 स्टील की बोतल्स प्लेट्स लेते हैं। 2 जब स्टील की प्लेट्स लेंगे तो आपके पास क्या होगा? वो एक दूसरे का इतनी इस तरह से कंबाइन होती हैं कि आप उसको सेपरेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इसका कारण क्या है? इसका कारण है वाटर। जो वाटर होता है दो प्लेट्स के बीच में वो एक फोर्स ऑफ कोहिजन बनाता है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक फोर्स लगानी पड़ती है जिसके कारण 2 जो स्टील की प्लेट्स होती हैं वो वाटर की फोर्स को ब्रेक कर देती हैं, और 2 प्लेट्स को जो स्टील की प्लेट्स होती हैं उसको आप सेपरेट कर पाते हैं, और 2 स्टील की प्लेट्स को आप अलग अलग कर पाएंगे। ठीक है जी। तो इस ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो 2 प्लेट्स जो है स्टील की, तो एक दूसरे के साथ कंबाइन है क्योंकि उसके बीच में जो है वो फोर्स ऑफ कोहिजन लगी है। नाउ देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक ए ड्रॉप ऑफ मर्करी इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स बिकॉज ए लार्ज कोहिसिव फोर्स बिटवीन द मर्करी मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट। आपके पास मर्करी होता है, मर्करी आपने देखा होगा स्फेरिकल इन शेप होता है, यदि आप उसको हाथ में रखेंगे तो वो आपके पास इधर उधर भागेगा। ठीक है, तो उस मर्करी को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। सेपरेट क्यों नहीं कर पाएंगे? इसलिए सेपरेट नहीं कर पाएंगे कि जो आपके पास जो मर्करी की एक ड्रॉपलेट होती है उसको आप ब्रेक इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके बीच में भी फोर्स ऑफ क्या लगी होती है? कोहिजन फोर्स लगी होती है। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी जो फोर्स आती है दैट इज द फोर्स ऑफ एडिशन। जो फोर्स ऑफ एडिशन होती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ एडिशन। जब आपके पास कोई 2 डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो कंबाइन होते हैं तो उसके बीच में फोर्स ऑफ एडिशन आती है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है आपके पास। ठीक है जी। तो देखिए ये जो फोर्स होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल के बीच में, उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ एडिशन। अभी आपके पास
ये जो फोर्स होती है, इसका एग्जांपल आपके पास आता है, ड्यू टू द एडिसिव फोर्स वी आर अनेबल अस टू राइट ऑन ए ब्लैक बोर्ड विद ए चौक। तो चौक के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। चौक के साथ आप जब भी ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं तो चौक के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, ब्लैक बोर्ड के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होते हैं, तो चौक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखती है बड़े अच्छे से, तो उसके बीच में जो फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, फोर्स ऑफ एडिशन। क्लियर होगी बात ये? कोई डाउट आपको लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। एडिसिव फोर्स क्या होती है? एडिसिव फोर्स हेल्प अस टू राइट ऑन द पेपर विद इंक। जब कभी भी आप लोगों को आपको पेपर पे लिखना होता है तो आप इंक का यूज करते हैं, मार्कर का यूज करते हैं, स्केच पेन का यूज करते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उसके बीच में जो फोर्स जनरेट होती है उसको बोल देते हैं एडिसिव फोर्स। नेक्स्ट फोर्स आती है जब कभी भी आप नहाते हैं तो जब आप नहाते हैं तो वाटर की ड्रॉपलेट्स आप बॉडी के ऊपर आपके पास स्टिक कर जाती हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और आपकी बॉडी के बीच में भी एक जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच में भी जो होती है वो फोर्स ऑफ एडिशन होती है, और वाटर क्या करता है, वेट कर देता है। ठीक है जी। इसी तरह से जो आपके पास वाटर होता है, जब आप किसी प्लेट को साफ करते हैं, स्टील की प्लेट को साफ करते हैं वाटर के साथ, तो आपके पास क्या होती है, वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं प्लेट के साथ, क्या करती हैं, अटैच हो जाती हैं। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास सरफेस टेंशन। देखिए सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन की मैं बात करूं तो आपके पास जैसे किसी आपने बीकर में वाटर को डाल दिया, जब बीकर में वाटर को डाला आपने और उसको आपने देखा कि वो जो ऊपर वाली लेयर थी, वो जो लेयर थी ऊपर, जो इसकी लेयर थी, वो एक तरह से आपके पास सरफेस टेंशन की तरह एक्ट करेगी। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर के ऊपर बड़ी जल्दी से चल पाते हैं, लेकिन यदि आप उसके ऊपर कोई हैवी चीज रखेंगे तो वाटर में क्या कर जाएगी, वो सिंक कर जाएगी। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, एट रेस्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड सरफेस टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। आपके पास जो लिक्विड होता है जब वो रेस्ट में होता है, जो उसकी ऊपर वाली लेयर होती है वो क्या कर पाती है, वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, और जब वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है तो वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करती है, उसी को क्या बोला जाता है, सरफेस टेंशन। जब लिक्विड जो है वो मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर होगी, जब लिक्विड रेस्ट में होगा तो उसके पास क्या आएगा, सरफेस टेंशन। अभी जो सरफेस टेंशन होता है उसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि टोटल फोर्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन अपॉन द लेंथ ऑफ द लाइन। मतलब आप ये बोलेंगे कि सरफेस टेंशन जो होता है, आप फोर्स को लेंथ के साथ डिवाइड करेंगे, जब फोर्स को लेंथ के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा सरफेस टेंशन। तो आप बोलेंगे सरफेस टेंशन जो होती है वो रेशो होती है फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर। ये यूनिट्स ऑफ सरफेस टेंशन की अभी हम बात करेंगे। तो देखिए फोर्स की यूनिट आपके पास आती है न्यूटन, लेंथ की यूनिट आती है मीटर, और एसआई में इसकी जो यूनिट बनती है वो न्यूटन पर मीटर बनती है। जब सीरियस सिस्टम की बात करें तो फोर्स की यूनिट आती है डाइन और लेंथ की यूनिट आती है सेंटीमीटर, तो आपके पास ये बन जाता है डाइन पर सेंटीमीटर। अभी देखिए आपके साथ मैंने यूनिट डिस्कस की थी, एक आपके पास आई थी न्यूटन मीटर, दैट इज न्यूटन पर मीटर, और दूसरी आई सीरियस सिस्टम है डाइन सेंटीमीटर, दैट इज डाइन पर सेंटीमीटर। अभी मैं बात करता हूं डायमेंशन फार्मूला की। सरफेस टेंशन मैंने बोला फोर्स अपॉन लेंथ के बराबर होता है, तो जो फोर्स आपके पास आती है वो MLT -2 आती है, आपने L के साथ डिवाइड कर दिया तो आपके पास आएगा ML0T -2। ये देखिए आपके पास ये आ रहा है फोर्स का डायमेंशन फार्मूला, MLT -2 डिवाइड कर दिया L के साथ, तो आपके पास आया ML0T -2, और ये जो होती है वो आपके पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। अभी देखिए आपके पास सरफेस टेंशन फिनोमिनन के बेस पे कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज आती हैं। सबसे पहले आपने ये बोला लेड बॉल्स आर स्फेरिकल इन शेप, जितने भी लेड के बॉल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। बोला व्हेन मोल्टन लेड इज poured थ्रू ए होल्स इनटू वाटर,
फ्रॉम ए सर्टन हाइट, जब आपके पास जो लेड था, लेड आपके पास क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में था, जब आप उसको स्फीरिकल फॉर्म में वाटर में क्या करेंगे, आप ड्रॉप करेंगे सर्टेन हाइट से, तो उसके पास स्फीरिकल शेप आएगी, और जब वो वाटर के बीच में गिरेगा तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा ड्यू टू सरफेस टेंशन, और वो स्फीरिकल बॉल बन जाएगा। आगे आपके पास आता है विड्थ ऑफ कैंपर। विड्थ ऑफ कैंपर मूव इरेगुलरली व्हेन प्लेस्ड ऑन वाटर सरफेस। जो छोटे छोटे पीस होते हैं आपके पास कैम्फर के, वो इरेगुलरली मूव करते हैं। इरेगुलरली मतलब इधर उधर मूव करते हैं जब उसको आप वाटर के सरफेस के ऊपर रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन कैम्फर डिसॉल्व इन वाटर, जब भी कैम्फर डिसॉल्व होता है वाटर में, तो जो सरफेस टेंशन होता है वाटर का वो डिक्रीज कर जाता है। ड्यू टू द डिक्रीज इन द सरफेस टेंशन उसके पास क्या आती है, इरेगुलर शेप आती है, और कैम्फर जो होता है वो इधर उधर भागता है, इधर उधर भागेगा कैम्फर। Thus there exists unbalanced force due to the surface tension on the piece of camphor, और वहां पे unbalanced forces लगती हैं surface tension के ऊपर। Hence the piece of camphor moves in the random direction, और जो आपके पास जो कैम्फर का पीस होता है वो इधर उधर भागेगा। ठीक है जी। तो ये अभी आपको मैंने बताया आपके पास सरफेस टेंशन की कुछ एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा बड़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, तो आप बुक में कंसर्न करेंगे तो आप उसको देख पाएंगे और उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यदि कोई आपको इसका डाउट लगता है देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ सी हियर molecular theory of surface tension that I want to discuss with you। molecular theory of surface tension मतलब सरफेस टेंशन जनरेट कैसे हुआ। देखिए, इसके लिए मैंने क्या काम किया, ये आपके पास बीकर था और उस बीकर में वाटर डाला था, तो ये जो मॉलिक्यूल्स आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल इसको बोला S, इसको बोला R, इसको बोला Q, इसको बोला P। जो टॉप मोस्ट मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, अपवर्ड तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, इस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ फोर्स लग रही है, तरफ चारों तरफ फोर्सेस लग रही हैं, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन इसी तरह से जो इस मॉलिक्यूल में फोर्स लगेगी वो ऊपर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, इधर भी लगेगी, चारों तरफ फोर्स लगेगी, और ये जो मॉलिक्यूल आपके पास आएगा R, इसमें नेट फोर्स क्या हो जाएगी आपके पास, जीरो। Q के पास भी नेट फोर्स जीरो होगी, P के पास भी नेट फोर्स जीरो होगी, क्योंकि वो बैलेंस्ड हो जाएगा सभी तरफ से। लेकिन सिर्फ S जो AB लेयर है वहां पे जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, उसी के ऊपर आपके पास क्या होगा, एक लेयर की फॉर्मेशन होगी, और वही रिस्पॉन्सिबल होगी आपके पास किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। तो यदि आप इस सारी थ्योरी को देखेंगे जो मैंने आपको बताई है, वो थ्योरी डायग्रामेटिकली आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है, और यदि आप इस नोट्स में देखेंगे देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड दैट। So you can see here all the theory is written, so you are able to understand what is written here. And I already told you, means upper layer will act as a stressed membrane, and due to that it will, we can say that here surface tension is occurred. Now see here, now surface energy is there. Next topic is surface energy. So surface energy, what is the surface energy? That is a very simple, the potential energy of surface molecules per unit area of the surface is called surface energy। जब आप पोटेंशियल एनर्जी को एरिया के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या कंसेप्ट आएगा, आपके पास आएगा सरफेस एनर्जी का। मतलब आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिवाइड कर दिया, एंड यू कैन सिंपली से दैट इट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। जब भी पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया को आप उसकी रेशियो ले लेंगे तो वो आपके पास आएगा सरफेस एनर्जी, और इसकी जो SI यूनिट आएगी वो आपके पास आएगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी जूल, एरिया क्या आएगी मीटर, तो ये बनेगा जूल पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह सीजीएस सिस्टम की बात करें तो जूल की जगह पे आएगा अर्ग सेंटीमीटर पर स्क्वायर, तो अर्ग सेंटीमीटर पर स्क्वायर इसकी यूनिट आएगी सरफेस एनर्जी की। नाउ सी next, that is a very very important relation that I want to discuss with you, that is a relation between the surface tension and surface energy। अभी आपके सामने मैं नेक्स्ट रिलेशन निकालूंगा जो कि सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में है। इसके लिए आपने क्या काम कर लिया, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ली PQRS जो कि वुडन की बनी हुई थी। जो रेक्टेंगुलर फ्रेम थी आपके पास, फ्रेम आप जानते हैं फ्रेम क्या होती है, तो PQRS आपके पास एक फ्रेम थी, और उस फ्रेम को आपने सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया।
जब आपने उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक तरफ एक लेयर बनेगी, दूसरी तरफ दूसरी लेयर बनेगी, दो लेयर्स बन जाएंगी। और यहां से R से R डैश तक फिर आपने उसको एक्सपेंड किया तो R से R डैश तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो x होगी, S से S डैश तक भी डिस्प्लेसमेंट होगी, और यहां पे फोर्स F लगेगी। तो आप बोलेंगे कि आपने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले ली है P, Q और S, जिसकी एक आर्म में RS है, दूसरी आर्म जो है वो PR है, दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में आपने डिप कर दिया है। तो जो सॉफ्ट फिल्म यहाँ पे प्रोड्यूस होगी जो PQRS होगी। अभी यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा। ड्यू टू द सरफेस टेंशन, आपको पता है कि सरफेस टेंशन जो होता है फोर्स अपॉन लेंथ होती है, यहां पे 2 लेंथ आ गई तो आपके पास आएगी F इज इक्वल टू T इंटू 2L। फिर आपने लिखा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू 2 इंटू TL आएगा। ठीक है जी। फिर आपने क्या काम किया, आपने एरिया को फिल्म के को इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज किया, जब आपके पास मूवेबल जो आर्म थी उसको आपने इंक्रीज किया तो F इज इक्वल टू 2T इंटू L आएगा। और यहां पे जो आर्म RS आएगी वो डिस्प्लेस करेगी न्यू पोजीशन को R डैश S डैश थ्रू ए डिस्टेंस x से। अभी आपको पता है कि वर्कडन किसके बराबर होता है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वर्कडन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे जो फोर्स आएगी वो आएगी 2T L इंटू एक्स। अभी आपने क्या काम कर दिया, आपने ये लिखा कि आपके पास आता है एरिया। अभी एरिया के लिए बड़ी सिंपल सी बात है, एरिया आपके पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी यहां पे मैंने जो आपके पास आया था, यहां पे आपके पास आगे एरिया इज इक्वल टू 2L इंटू एक्स, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पे लेंथ ले रहे हैं 2L, तो 2L इंटू एक्स आ गया। बट आपने निकालना क्या, यहाँ पे आपने निकालनी है सरफेस एनर्जी, और सरफेस एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एरिया। जब पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख दी 2TLX अपॉन 2LX, 2 से 2 चला गया, L से L चला गया, तो आपके पास क्या बचा T। तो आप बोलेंगे देयरफॉर सरफेस एनर्जी किसके बराबर हो गई, T के बराबर हो गई। क्लियर। तो आपको मैंने ये बता दिया। देखिए, तो ये रिलेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके पास सरफेस एनर्जी T के बराबर आई है। इसी तरह से आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। देखिए, एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मूव मेक्स विद सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब जब भी आप किसी लिक्विड को आप वाटर में डालेंगे, जब भी आप किसी लिक्विड को वाटर में डालेंगे तो इसका जो एंगल, इसका कनकेव मिनिस्कस बन रहा है, और जो कनकेव मिनिस्कस आपके पास आ रहा है उसका जो एंगल आ रहा है उसको बोलेंगे थीटा। इसी तरह से कन्वेक्स मिनिस्कस आएगा और इसका जो एंगल आएगा वो भी आएगा थीटा। अभी ये जो एंगल जो आपके पास इस सरफेस के साथ बनता है उसको बोल देते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, और इस सरफेस के साथ भी जो बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। द एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेक्स विद द लिक्विड सरफेस इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। दोज लिक्विड विच वेट द वॉल्स ऑफ ए कंटेनर से इन केस ऑफ वाटर एंड ग्लास हैव मिनिस्कस कनकेव अपवर्ड। इसके पास जो कनकेव होता है वो अपवर्ड होता है, एंड द वैल्यू ऑफ देयर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री। इस केस में जो इसकी एंगल की जो वैल्यू होती है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की, वो हमेशा किसके बराबर होती है, 90 डिग्री के। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। हाउएवर दोज लिक्विड व्हिच डू नॉट वेट द वेट ग्लास ऑफ कंटेनर, कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो वेट नहीं करते हैं कंटेनर को, इन केस ऑफ मर्करी एंड ग्लास हैव मिनिस्कस कन्वेक्स अपवर्ड्स। द वैल्यू ऑफ द एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, दैट इज आल्सो ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा ही आपके पास जब लिक्विड किसी वेसल में डाला जाता है तो जो उसके जो उसका जो वेसल होता है उसके कॉन्टैक्ट में जो एंगल होता है उसको क्या बोलेंगे आप, थीटा, और दूसरी तरफ भी क्या बोलेंगे, थीटा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, वो डिस्कस करेंगे हम इन ए बबल। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर इनसाइड द बबल एंड प्रेशर आउटसाइड द बबल इज कॉल्ड द एक्सेस प्रेशर। जो प्रेशर जो होता है बबल के बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो प्रेशर होता है उसको बोल देते हैं एक्सेस प्रेशर। ठीक है। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इनसाइड ए सोप बबल, सोप बबल आपके पास ये है। सोप को आपने क्या किया, कई बार आप देखते हैं जब आप कपड़े साफ कर रहे होते हैं, जब आप कपड़े साफ कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि झाग बनता है और झाग में बबल बनता है।
जब बबल को ब्रेक कर दिया जाता है तो उसके दो पोर्शन हो जाते हैं, मतलब जो बबल था उसको आपने ब्रेक कर दिया, उसके दो पोर्शन हो जाते हैं। और जो सॉफ्ट बबल होता है जिसका रेडियस आपके पास आर आ गया, पी एंड पी ए के आगे, पी जो था वो एक प्रेशर था, पी ए भी दूसरा प्रेशर था, इनसाइड द बबल एंड आउटसाइड द बबल रिस्पेक्टिवली। द बबल कैन एग्जिस्ट ओनली, बबल तभी एग्जिस्ट करेगा इफ पी इज ग्रेटर देन पी ए, जब P जो है वो PA से ज्यादा होगा। बोलने का मीनिंग क्या है कि जो आपके पास प्रेशर होगा बबल का वो इन साइड क्या होगा, ज्यादा होगा, और आउटसाइड क्या होगा, बबल क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तभी आपके पास क्या होगा, बबल की फॉर्मेशन होगी। अभी आपको कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर लेट अस इमेजिन दैट बबल इज ब्रोकन इनटू टू इक्वल हाफ्स। जो आपके पास बबल था उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया गया। कंसीडर वन हाफ ऑफ इट इज शोन इन द फिगर। सिंस देयर आर द टू सर्फेसेस ऑफ सॉफ्ट बबल, यहाँ पे दो सर्फेसेस आ रहे हैं सॉफ्ट बबल के, एक इनर आ रहा है दूसरा आउटर आ रहा है। सो द फोर्स ड्यू टू द सर्फेस टेंशन इज गिवन बाय, जो फोर्स सर्फेस टेंशन जनरेट करेगा वो आपके पास आएगी F इज इक्वल टू सर्फेस टेंशन इनटू द लेंथ। ये कहां से आया, ये मेरे पास सर्फेस टेंशन की डेफिनेशन है कि फोर्स को आप लेंथ से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फोर्स किसके बराबर आएगी, सर्फेस टेंशन इनटू द लेंथ। अभी आपके पास आएगा सर्फेस टेंशन की वैल्यू T आएगी, इंटू लेंथ आएगा 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बबल, तो आपका T इंटू 2 इंटू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बबल आपका 2 पाई r आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह दिस फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बबल, ये जो फोर्स है हमेशा कहां को लगती है, बबल के सेंटर की तरफ लगती है। तो आप देखेंगे द एक्सेस प्रेशर P माइनस पी ए एक्ट्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई r स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द बबल। सो द फोर्स ड्यू टू द एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू F इज इक्वल टू P माइनस पी ए इंटू पाई r स्क्वायर। इसको आपने बोला इक्वेशन नंबर 2। ये जो फोर्स होती है हमेशा ही आउटवर्ड लगती है एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बबल के बराबर लगती है। अभी आपने क्या काम कर दिया, आपने दोनों इक्वेशनों को इक्वेट किया। जो आप इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेट करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो P माइनस पी ए इज इक्वल टू 40 अपॉन आर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अभी ये बोला गया इन साइड ए लिक्विड ड्रॉप, इन साइड लिक्विड ड्रॉप की बात करेंगे तो आपके पास यहां पे जहां पे लिखा है 4t अपॉन आर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2t अपॉन आर। नेक्स्ट आपके पास आता है कैपिलरिटी क्या होती है। कैपिलरिटी आपके पास एक बड़ी, जैसे आपके पास मान लिया कोई आपके पास पेन है, यदि आप देखें ये आपके पास पेन है, ठीक है, तो ये जो पेन है ये भी कैपिलरिटी की तरह ही एक्ट करेगा। ये जो पेन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अभी देखिए इसके ऊपर मैं क्या करता हूं कि मैंने थंब से लिया और इसको पानी की इस पोर्शन को पानी के बीच में डाल दिया और सक किया। सक करने के बाद ऊपर मैंने थंब रख दिया तो पानी नीचे नहीं गिरेगा। पानी नीचे क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आती है, कैपिलरिटी आती है। इसको क्या बोला जाता है, कैपिलरिटी। और यहाँ पे ये बोला गया कि जो ग्लास ट्यूब होती है, ये भी मतलब कैपिलरिटी का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। एक तरह की ग्लास ट्यूब होगी, इसका एक एंड जो होगा वो फाइन बोर होगा उसके आगे, और वहां पे दूसरी इसकी लेंथ होगी ट्यूब की, उसको बोला जाएगा कैपिलरी ट्यूब। इफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द वाटर, इस कैपिलरी ट्यूब को हम वाटर में डिप कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जो वाटर का लेवल होगा यहां से वो नीचे से कहां को जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इफ द कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन वाटर, कैपिलरी ट्यूब को वाटर में डिप करेंगे तो वाटर वेट्स द इनर साइड ऑफ द ट्यूब। जो वाटर होगा वो आपके पास जो होगा उसकी इनर साइड को क्या करेंगे, ट्यूब की को क्या करेंगे, वेट करेगा, और धीरे धीरे पानी जो वो ऊपर चला जाएगा। इफ द सेम कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन द मर्करी देन द मर्करी इन द ट्यूब इज डिप्रेस्ड। यदि मैं यहाँ पे मर्करी, वाटर लेवल तो राइज हो गए यहाँ पे, लेकिन जब मैं इसको कहां पे रखूंगा, मरकरी में रखूंगा, तो यहां पे जो इसका मरकरी जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आती है कैपिलरिटी। अभी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब हम बात करते हैं तो इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आती हैं तो उसको क्या बोलेंगे, द ऑयल इन द लोअर, the oil in a lamp rises in the wick to its top by the capillary action। जितने भी आपके पास जैसे ऑयल होता है, दिया जलाते हैं आप, तो वहां से विक के थ्रू जो आपके पास होता है वो आपके पास ऑयल जो होता है वो राइज करता है। द ऑयल इन ए लैम्प राइजेस इन द विक में क्या करेगा, वो ऊपर चला जाएगा। सोप एंड वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ लीव्स ऑफ ए ट्री बाय द कैपिलरी एक्शन। जो सोप होता है और वाटर जो होता है वो भी क्या करता है,
ऊपर चला जाता है। कहां से ऊपर चला जाता है? जैसे मान लीजिए सोप की बात कर रहा हूं, तो सोप आपके पास आएगा, जो ट्री होते हैं, ट्री में जो आपके पास फूड की फॉर्मेशन होती है, वहां पे जो आपके पास होता है, वो आपके पास फूड की फॉर्मेशन होती है, वाटर जो है वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ऊपर जाता है। इसी तरह से आपके पास कोई ब्लोटिंग पेपर है, जब ब्लोटिंग पेपर को आप इंक के बीच में रख देते हैं तो वो ब्लोटिंग पेपर इंक को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से जब आप नहाते हैं, तो आपके पास टॉवल होता है, वो टॉवल से आप अपनी बॉडी को साफ करते हैं, तो जो टॉवल होता है वो वाटर को क्या कर लेता है? अब्सॉर्ब कर लेता है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। इसी तरह से आपके पास ब्रिक्स होती हैं, जब आप घर को बनाते हैं तो ब्रिक्स क्या करती हैं, आपके पास एक ब्रिक जो होगी वाटर लेवल को ऊपर ले जाएगी, इससे ऊपर ले जाएगी, तो जो आपके पास ब्रिक होगी वो वाटर को अब्सॉर्ब करेगी और धीरे धीरे अब्सॉर्ब करके कहाँ को ले जाएगी? टॉप पे ले जाएगी। तो ये आपके पास मैंने टॉपिक बताए, तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।